मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी। मैं आज तक कभी कॉलेज अकेले बस में नहीं आई थी। मैं अपने किसी सहेली के साथ भी आना जाना नहीं करती थी। उस दिन मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ी रोए जा रही थी। बस एक मैं ही कॉलेज में रह गई थी। चौकीदार भी था। यहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल भी अभी थी, जो मुझे घूरे जा रही थी। बार बार मैं बाहर देख रही थी कि जीत मुझे कब लेने आएगा। अभी तक नहीं आया था। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने नाम में सिर हिला दिया। लेकिन कुछ देर के बाद ही जीत की बाइक मुझे दूर से आती हुई नजर आई थी। मैंने कहा, आ गया जीत, और मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर किसी ने जान डाल दी हो। मैं जल्दी से अपने आंसू साफ किए, लेकिन जीत भी काफी गुस्से में था। बाइक मेरे सामने रोकी तो प्रिंसिपल उसके पास आ गई। कहने लगी, गैर जिम्मेदार की भी कोई हद होती है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। छुट्टी हुए आपको एहसास भी है ये लड़की कब से परेशान है। ना आप फोन उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना लेने आ रहे हैं। मैं नौकर नहीं जो इस लड़की की यहाँ चौकीदारी करती रहूं। क्या मुझे कोई और काम नहीं है? मेरी प्रिंसिपल तो जैसे गुस्से के मारे फट पड़ी थी। जीत ने एक ही नजर मुझ पर डाली थी। कहने लगा, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में फंस गया था, इसीलिए मैं आ नहीं सका था। और सुबह मैंने भारती से भी कह दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगा। प्रिंसिपल कहने लगी, अगर इतनी ही मीटिंग जरूरी थी तो इसको रास्ते तो याद दिला दो। कम से कम ये तो बताओ कि कौन सी बस इसके घर के सामने जाकर रुकती है। कमाल है, मैंने ऐसी बेवकूफ लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जीत ने गहरी सांस ली थी। कहने लगा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझसे कहने लगा कि बैठो। बड़े गुस्से में जीत ने ये बात कही थी और फिर जैसे ही मैं बाइक पर बैठी, बड़ी तेज रफ्तार से उसने बाइक चलाई थी। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, थोड़ी धीरे चलाओ। आगे से वो मुझसे कहने लगा, शट अप। बड़ा ही गजबनाक बोलने का अंदाज था, इसीलिए मैं चुप हो गई। उसे कंधों से मजबूती से पकड़ लिया था। घर के सामने ही बाइक को जाकर ब्रेक लगी थी। मेरी बुआ दरवाजा खोलकर शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। हम दोनों को देखकर उनके चेहरे की परेशानी खत्म हुई। कहने लगी, जीत, इतनी देर कर दी तुमने। मैं तो फौरन बाइक से उतरकर बुआ के साथ लग गई थी और रोने लगी। जीत भी अंदर आ चुका था। बुआ कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, बुआ देखो ना, ये जीत मुझे इतना लेट लेने आया था, ऊपर से प्रिंसिपल भी मुझे बातें सुना रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो कहने लगा, इस ड्रामेबाज लड़की को बोलो कि अपने आंसू साफ करे, नहीं तो थप्पड़ खींच के लगाऊंगा। उसके मुंह पर यह सुना था कि बुआ ने उसके कंधे पर एक मुक्का रखा था। कहने लगी कि शर्म नहीं आती, बच्ची को इस तरह कोई डराता है क्या? कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई है और इसे ये तक नहीं पता कि उसके कॉलेज से कौन सी बस हमारे घर तक आती है। क्यों इसे हाथ का छल्ला बना रखा है आपने? मैं बिल्कुल अपनी बुआ की आगोश में छुपी बैठी थी। वो कहने लगी, छोटी है अभी, और तुम किसके लिए हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो कहने लगा, हाँ हाँ, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है। और क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपने इसे बिगाड़ कर रखा हुआ है। इतनी बेवकूफ है। मुझे जरा सी देर क्या हो गई तो रो रही थी। इसको इतनी भी शर्म नहीं आती। ये सेकंड ईयर में पढ़ती है। भला इसकी उम्र की ये लड़कियां रोती हैं क्या? मेरी बुआ कहने लगी, चल छोड़ अब, और खबरदार जो मेरी बच्ची को कुछ कहा। वो कहने लगा, पानी पिलाओ मुझे, अभी ऑफिस जाकर भी मुझे सब कुछ देखना है। और बुआ, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी अब और नहीं उठाऊंगा। इसे एक बार बस रास्ता बता दूंगा, कल से ये खुद ही जाया करेगी और खुद ही आ जाएगी। मेरी जान इस झंझट से छूट जाएगी। परेशान करके रखा है इसने मुझे। वहाँ मेरा बॉस मुझे चैन नहीं लेने देता, और यहाँ मैडम को छोड़ने की और लेकर आने की जिम्मेदारी भी आपने मुझ पर डाल रखी है। मेरी बुआ ने उसका कान पकड़कर खींचा था। ये कहकर मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ था। कहने लगी, खबरदार जो तूने दोबारा से ये बात की तो तू ही इसे छोड़ने जाएगा और तू ही इसे लेने जाएगा। भाड़ में जाए तुम्हारा ऑफिस और ऑफिस का काम। उसने अपना कान छुड़वाया और कहने लगा, और चढ़ाओ इसे सर पर, देखना एक दिन आप बहुत पछताओगी बुआ, मैं कह रहा हूँ आपसे। ये कहकर वो जल्दी से खड़ा हो गया। बुआ कहने लगी, रुको तो सही, पानी पीते जाओ। कहने लगा, रहने दो, इसे ही पिलाओ जो आपकी ज्यादा ही सगी है। ये कहकर वो दोबारा से घर से निकल गया था। मेरी बुआ मुझे चूमने लगी और अपने सीने से लगा लिया। फिर कहने लगी, उसको तो रात को आने दो, बहुत डांटूंगी, कल से तुम्हें जल्दी लेने जाएगा। मेरी बच्ची 1 घंटे से भूखी प्यासी वहां खड़ी रही। चलो जाओ, अपने कपड़े बदल लो, मैं अभी तुम्हें खाना गर्म करके देती हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया, तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हुई थी।
मुझे याद नहीं कि माँ कैसी होती है। मैंने तो अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। मेरे जन्म पर ही मेरी माँ की मौत हो गई थी और मेरे बाप को मुझसे इतनी नफरत थी। मुझसे कहते थे कि इस डायन ने आते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे जन्म पर कुछ ऐसा कैसे बिगड़ गया कि मेरी माँ बच नहीं सकी। मेरी बुआ ने आते ही मुझे पाला पोसा था, अपनी गोद में दे दिया था। माँ की आगोश में मैं बुआ की गोद से ही पाई थी। कुछ साल बाद ही मेरे पापा विदेश चले गए थे और वहीं उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। ना तो दोबारा अभी लखनऊ आए, ना ही कभी मेरी खैरियत पूछी। मैं उनके लिए ऐसी थी जैसे मेरा इस दुनिया में कोई वजूद ही ना हो। कभी कभी बुआ से बात कर लिया करते थे। पैसों का पूछ लेते बुआ को मेरे पापा पर बड़ा गुस्सा आता तो वो कहती कि राजू भाई, आप क्या समझते हो मेरी बच्ची मुझ पर बोझ है, आपकी 2 रोटियां की मोहताज है। जब आपने बाप की मोहब्बत ही उसे ना दी तो उसकी खैरियत भी मत पूछा करो। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके पैसों की। भारती अब मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बेटी है, इसके लिए मुझे तुमसे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बुआ ने मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बुआ की अपनी कोई औलाद नहीं थी। जब मैं बुआ की गोद में आई उस समय बुआ की शादी को 5 साल का समय हो चुका था। मेरी माँ और बुआ में सगी बहनों की तरह ही मोहब्बत है। दोनों ही औलाद की खुशी को तरसती थी। ना बुआ की कोई औलाद हो रही थी और ना ही मेरी माँ को। मेरी माँ की शादी को भी 7 साल का समय हो चुका था और भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी नहीं दी थी। और जब 7 साल के बाद उन्हें खुशी मिली तो वो जिंदगी की बाजी हार कर चली गई थी। बुआ बे औलाद थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से गले लगा लिया था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही पाला था। जीत उनकी सगी ननद का बेटा था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा मुझे चाहती थी और शायद यही वजह थी कि जीत मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाया करता था। मुझसे 5 साल का बड़ा था, मैं साल भर की हो पाई थी। बुआ की ननद और उनके नंदोई जीत को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे थे। उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। भगवान का चमत्कार कहिए या जीत भी उनके साथ था, लेकिन वो बच गया था। 7 साल की उम्र में जीत भी बुआ की गोद में आ गया था। भगवान ने उनकी कोख से तो उन्हें कोई बच्चा नहीं दिया था, लेकिन मासूम अनाथ बच्चों को पालने का पुण्य बुआ ने जरूर कमाया था। बचपन से ही वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और बुआ भी मेरी ही साइड लेती थी। प्यार तो जीत से भी करती थी, लेकिन हम दोनों कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और इसीलिए जीत मुझसे बचपन से ही चिढ़ता था। लेकिन फिर फूफा की अचानक मृत्यु ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। तब से जीत भी थोड़ा थोड़ा बदल गया था। जीत और मैं हर वक्त रोते रहते थे। पहली बार उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी थी। कहने लगा, सब्र से काम लो, अगर मैं और तुम रोने लगे फिर बुआ को कौन संभालेगा। धीरे धीरे बुआ भी ठीक हो गई। मैं अपनी बातों से बुआ को बहलाया करती थी। अब उनका सारा ध्यान मेरे ऊपर था। उन्होंने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी थी। सेकंड ईयर में मैंने कॉलेज पास की थी तो जीत ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन मैं शुरू से ही कुछ कमीनी टाइप की लड़की थी। मुझे पढ़ाई का कुछ ज्यादा शौक नहीं था। अगर मैंने सेकंड ईयर पढ़ भी ली थी तो सिर्फ जीत के डर से। अभी मुझे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो वो खुद ही मुझे समझा देता था, लेकिन कॉलेज में दाखिला देने के लिए मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने कहा मुझे आगे नहीं पढ़ना तो उसने घूर कर देखा था। कहने लगा, क्यों नहीं पढ़ना आगे। मैंने बुआ की तरफ विनती भरी नजरों से देखा था। वो कहने लगी, जीत वो नहीं पढ़ना चाहती तो क्यों बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। जीत कहने लगा, बुआ क्या हो गया है आपको, भारती तो वैसे ही बेवकूफ है, ऊपर से आप भी उसकी बेवकूफी पर उसका साथ दे रही हैं। बुआ ने कहा, बस बस रहने दो तुम, मेरी बच्ची नहीं पढ़ना चाहती तो क्यों उसके सर पर किताबों का पोस्ट डालना चाहते हो। चिढ़ते हुए जीत कमरे से बाहर निकल गया था। जाते जाते कहने लगा, आप इसका फ्यूचर खराब कर रही हैं। लेकिन ना तो मुझे इस बात की परवाह थी और ना ही मेरी बुआ को। मैंने घर की सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ली थी। लेकिन एक दिन बुआ के सीने में बहुत तेज दर्द उठा था। जीत उन्हें अस्पताल लेकर गया था और मैं साथ में ही थी, बस रोए जा रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले बुआ ने मुझे तसल्ली दी थी कि क्यों रो रही हो, बस जरा सा दर्द ही तो है, कुछ ही देर में दवाई खाकर ठीक हो जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। फिर रात के 3 बजे तक वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। सुबह सुबह मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ अपने गेट के बाहर सुनाई दी थी। मैं फौरन से बाहर आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो जीत रोए जा रहा था। अपनी बाइक से नीचे उतरा और जब एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और स्ट्रेचर पर लेटी मेरी बुआ का मुर्दा शरीर देखा
तो मैं जैसे पागल सी हो गई थी। मैं भागकर बुआ के पास गई, उन्हें हिलाने डुलाने लगी। मैंने कहा, बुआ उठ जाइए ना, आप क्यों नहीं उठ रही हैं? आपने तो कहा था कि आप ठीक होकर आ जाएंगी। जीत रोते हुए मेरे पास आ गया था। बुआ का बाजू मेरे हाथ से छुड़वाकर कहने लगा, बुआ जा चुकी हैं, हमें छोड़कर दूर चली गई हैं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, झूठ बोल रहे हो आप। बुआ ने मुझसे कहा था कि वो ठीक होकर आ जाएंगी। वो ठीक है। मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरे पास आ गई थीं, मुझे तसल्ली देने लगी, लेकिन मुझ पर तो जैसे एक दीवानगी सी छा गई थी। मैं रोई जा रही थी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ना मैंने ठीक से खाना खाया था, ना ही मैं ठीक से सो पाई थी। छठे दिन जीत मेरे कमरे में आया था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बुआ ने वापस नहीं आना है। अगर ऐसा होता तो कब की आ चुकी होती। कुछ हकीकतें बहुत अटल और कड़वी होती हैं भारती, लेकिन फिर भी हमें वो सहनी पड़ती है। तुम्हारे आंसू इस बात का हल नहीं है। हम सब बेबस हैं। हम जाने वाले को रोक नहीं सकते। ये कहकर उसने पहला निवाला मेरे मुंह के करीब लाया था। पहली बार मुझे बड़ी नमी और प्यार से बात की थी। मैंने खाना खा लिया। फिर कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, जब बुआ थी तब बात और थी, लेकिन अब बात कुछ और है। मैंने एक ठंडी गहरी सांस भरी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आएगा। जाहिर है मेरा और उसका कोई रिश्ता कोई ऐसा नहीं था कि हम दोनों अकेले ही एक छत के नीचे रहते। मुझे लगा शायद वो मुझसे अपने दिल की बात करेगा। हालांकि मैंने कभी भी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने सोचा था अगर वो मुझसे शादी करने की बात करेगा तो मैं उससे कर लूंगी, क्योंकि मेरा कोई सहारा भी नहीं था। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो कहने लगा कि मैंने बाहर जॉब के लिए अप्लाई किया था और कुछ दिन पहले ही वहां से कॉल आ चुकी थी। बुआ ने तो मुझे जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन पता नहीं कि वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएंगी। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें हॉस्टल भिजवा दूँ, वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। मैंने कुछ साल विदेश में रहकर ही काम करना है। ये सुनकर तो मेरे आंसू फिर से बहने लगे थे। वो कहने लगा, परेशान मत हो, मैं बीच में 2 या 4 महीने के लिए एक चक्कर लखनऊ का लगाता रहूंगा, तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन मुझे भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैंने कहा, मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहती। कहने लगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं सब कुछ देखभाल करता रहूंगा। मैंने कहा, मुझे फिर भी हॉस्टल में नहीं रहना। आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे देश जाने की। कहने लगा, मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैंने जीत से कहा, जीत मुझसे शादी कर लो। बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए खुद से ये बात कहना। हालांकि ये बात उसे खुद ही कहनी चाहिए थी। मुझे सहारा देना चाहिए था, लेकिन उसे तो बस अपने करियर की फिक्र थी। मेरी बात सुनकर वो हैरानी से मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैंने कहा कि हम एक छत के नीचे बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि लोग बातें करेंगे, लेकिन हमारी शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बस मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे हैरानी हुई थी। कहने लगा, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। भारती, तुम्हें अपने बारे में अब खुद ही सोचना चाहिए। हॉस्टल में रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपना भी करियर बनाओ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें नहीं चला सकता। आई एम सॉरी। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, जीत मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ। आप जानते हैं बचपन से अब तक तुम्हारी उंगली पकड़कर ही चली हूँ। वो कहने लगा, मैं बचपन से तुम्हारे खातिर कुर्बानियां देता आ रहा हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ये सारी जिंदगी तुम्हारी उंगली पकड़कर चलता रहूंगा? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। देखो भारती, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ डफर नहीं हूँ जो सहारे ढूंढता फिरूं। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, भगवान के लिए अपनी जिंदगी बनाओ और मुझे भी जीने दो। मैं रोए जा रही थी। कहने लगा, अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़कर आऊंगा और हॉस्टल में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगा। कुछ दिन में ही मुझे सब कुछ यहाँ से निपट कर चले जाना है। ये कहकर वो जा चुका था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। सच ही तो कह रहा था जीत। आखिर मैं उसकी लगती क्या थी? वो मेरे लिए अपने करियर को क्यों छोड़ता? सुबह रोती रोती मैं घर से निकली थी। बुआ क्या गई, जीत ने भी अपनी आंखें बदल दी थी। मैं जानती थी एक लड़की के लिए ये बात बहुत मुश्किल होती है कि अपने मुंह से शादी की बात करना, लेकिन मैंने की थी और उसने मुझे जलील करके रख दिया था। मैं तो आज तक बुआ के बगैर सोई तक नहीं थी और फिर हॉस्टल में रहना मुझे एक बहुत बड़ा इम्तहान लग रहा था। लेकिन मुझे अपने बारे में खुद ही सोचना था। मेरा दाखिला हॉस्टल में हो चुका था और 2 दिन से मैं हॉस्टल में रह रही थी। मेरे कमरे में मेरी एक रूममेट थी
जिसका नाम सीमा था, वो कहीं जॉब करती थी। मुझे यूँ रोता देखकर पहले तो वो नज़रअंदाज करती रही, फिर कहने लगी, तुम 2 दिन से क्यों रोई जा रही हो? मैंने कहा, मेरी बुआ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैं बड़ी बदनसीब लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, वो हैंडसम लड़का तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, वो कौन था? मुझे तो अब जीत से नफरत होने लगी थी। मैंने कहा, नाम मत लो उसका, एक नंबर का धोखेबाज है, बेशर्म गधा। जानता था मुझे उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी मुझे यहाँ हॉस्टल में फेंक कर चला गया। किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। भगवान करे वो लड़की उसे कभी ना मिले, उसकी दूसरी जगह शादी हो जाए और जीत उसको याद करके रोता रहे। मुझे जितना जीत पर गुस्सा आता उतना कम था। बिल्कुल बेसहारा होकर रह गई थी। सीमा मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी, ओहो, तुम तो वाकई में बहुत दुखी हो। एक तो तुम्हारी माँ और बुआ नहीं रही, उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ कि उसने तुमसे वादे किए थे कि वो तुम्हारा हमेशा साथ निभाएगा, तो मैंने नामे सिर हिला दिया था। फिर उसने पूछा कि उसने कभी तुमसे कहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने तब भी उसमें नामे सिर हिला दिया था। कहने लगी, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता और कभी उसने तुमसे वादे भी नहीं किए, तो तुम कैसे उसे धोखेबाज कह सकती हो? मैंने कहा, मोहब्बत नहीं थी उससे, मुझे बस मेरी मजबूरी थी। मुझे सहारे की जरूरत थी, उसे चाहिए था कि मुझे सहारा देता। मेरी बात सुनकर सीमा कहने लगी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे नहीं लगता उस लड़के की कोई गलती है। उसकी भी अपनी जिंदगी है और उसने सही कहा, तुम्हें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। ये सुनकर मुझे सीमा पर भी बहुत गुस्सा आने लगा। खैर मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ कर लिया। लेकिन अभी मेरा वही हाल था। मेरा हॉस्टल कॉलेज से काफ़ी करीब था। जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आती, सीधा खोलकर कमरे में घुस जाती, कहीं भी बाहर आती जाती नहीं थी। कई बार सीमा मुझसे कह चुकी थी कि मेरे साथ मार्केट जाया करो, अपने लिए कुछ खरीद लिया करो। बाहर जाते समय जीत मेरा अकाउंट खुलवा कर गया था, एटीएम कार्ड भी बनवा कर मुझे दे गया था। कहने लगा, पैसे की ज़रूरत हो तो इस कार्ड से निकाल देना। मैंने कहा, मुझे आपके एहसान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बात पर वो कहने लगा, उधार समझकर ले लो, जब तुम काम करने लगोगे तो वापस लौटा देना। लेकिन अभी तक मुझे उसके पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बस उस समय इतनी बेबस थी कि उस आदमी से पैसे लेने से इनकार भी नहीं कर सकती थी। फिर मैं फिजूल खर्ची भी नहीं करती थी, ज़्यादा ना कपड़े खरीदती थी, ना ही कोई ज़्यादा सामान लेती थी। मेरी दोस्ती कॉलेज की लड़कियों से होने लगी। वो अक्सर कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती थी, शॉपिंग करती। एक बार मुझे भी अपने साथ ले गई। पहली बार मैं यूं अकेला अपने दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन सामने ही मैंने जीत को एक लड़की के साथ बैठे हुए देखा था। उसके साथ बैठा हंस रहा था, बातें कर रहा था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे जितनी हैरानी हुई थी उतनी ही कम थी। वो तो कह रहा था कि उसे दुबई जाना है, वहीं उसकी जॉब लग गई है, लेकिन वो तो यहीं लखनऊ में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में बिजी था। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था। मैं वहां रुकी नहीं, फिर फौरन भागती हुई वापस आ गई थी। मेरी दोस्त मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैं वापस चली आई थी। उस दिन मैं खूब रोई थी। उस इंसान ने मुझसे झूठ बोला था कि वो दुबई जा रहा है, लेकिन वो यहीं है। शायद वो मुझसे पीछे छुड़वाना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया था। जिससे मोहब्बत करता था उसके साथ हंसकर बातें कर रहा था। मुझे तो आज तक कभी उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मुझे बुआ की बात याद आने लगी। वही मेरी अपनी थी। ये आदमी तो शुरू से ही मुझसे नफरत करता था। कुछ देर बाद उसकी कॉल आई, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कई बार उसकी कॉल आई, लेकिन मैंने उसका कोई फ़ोन नहीं उठाया। मुझे अब उस इंसान से कोई संबंध ही नहीं रखना था। मैं सोच चुकी थी कि जल्दी ही अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करूंगी और उसकी पाई पाई लौटा दूंगी। मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया था और दरवाज़ा खोला तो नौकरानी खड़ी हुई थी। कहने लगी, इंचार्ज ने तुम्हें नीचे बुलाया है। मैं नीचे गई तो कहने लगा, जीत नाम के लड़के की कॉल आई है, बात कर लो उससे। मैंने कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, उससे कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। हालांकि फ़ोन ऑन था और आवाज़ उस तक पहुँच चुकी थी, लेकिन मुझे ये परवाह नहीं थी। इंचार्ज मुझे हैरानी से देखने लगा। मैं ये कहकर दोबारा ऊपर आ गई। कुछ घंटे के बाद ही इंचार्ज ने मुझे दोबारा नीचे बुलाया। कहने लगा,
सामने वाले वेटिंग रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं सामने कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो सामने जीत बड़े गुस्से में खड़ा था, मुझे ही देख रहा था। मैं नहीं जानती थी इंचार्ज ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे वहाँ भेजा है। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं करनी। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने कहा, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। कहने लगा, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैंने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दो। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से तिलमिला उठा था। कहने लगा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की थी। तुम्हें ये पूछना था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान। बस कुछ ही महीने में मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मैं खुद जॉब कर लूँगी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर अपनी जेब में हाथ डालकर कहने लगा, ठीक है, अच्छा है कि तुम अपने बारे में कुछ सोच रही हो, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी बुआ की आखिरी वक्त में कह गई थी कि उन्होंने कहा था मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूं, इसीलिए मेहरबानी करके जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो फ़ोन उठा लिया करो। इतना फ्री नहीं हूं मैं कि तुम्हारे पीछे पीछे बार बार हॉस्टल के चक्कर काटता रहूं। मैंने कहा, आप फ्री नहीं हैं, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने से फुर्सत हो तब ना आपको कुछ नज़र आए। अब ये बात सुनकर उसने अचानक ही मुझे देखा था। मैं ये बात कहकर वहां से चली आई थी। कुछ दिन के बाद मेरा रिजल्ट आया था और मेरी उम्मीद से कहीं अच्छा था। मैंने फौरन ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। एक ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। लेकिन उस वक्त इतने पैसे भी मेरे लिए बहुत थे। मैं नहीं चाहती थी मुझे और भी जीत का कोई एहसान लेना पड़े। जैसे ही मेरी जॉब लगी, मैंने जीत को कॉल की। पहली घंटी पर उसने फ़ोन उठाया था। मैंने कहा, आपको अगर फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने आ जाइएगा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अगले ही दिन वो मुझसे मिलने हॉस्टल आया था। मैंने उसका एटीएम कार्ड उसके सामने रख दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक नज़र एटीएम कार्ड को देखा और दूसरी तीखी नज़र मुझको डाली थी। कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, मेरी जॉब लग गई है, इसीलिए मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया, बस ज़रूरत के हिसाब से कुछ खर्च किए हैं और इसका हिसाब भी मैंने लिख रखा है। धीरे धीरे मैं सारे पैसे चुका दूंगी। कहने लगा, तुमने जॉब शुरू कर दी, किस कंपनी में जॉब कर रही हो? तुमने मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी, मैं तो पहले तुम्हारे जॉब की बात कर चुका था। कहाँ जॉब की है तुमने? उसने मेरी किसी भी बात को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन मुझे उसकी सिफारिश की जॉब की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा, बचपन से अब तक बहुत एहसान कर दिए आपने मुझ पर, लेकिन अब बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी आपको सब कुछ लौटा दूंगी। कहने लगा, ये बेकार की बातें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। जो तुमसे पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो। कहाँ जॉब की है? तुमने मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ भी करने लगी हो। मैंने कहा, आप ये हक नहीं रखते। अपना फैसला करने में मैं आज़ाद हूँ, समझे आप? और आप भी यही चाहते थे। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, भाड़ में जाओ तुम। ये कहकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, जाते हुए अपना एटीएम कार्ड ले जाइएगा। मैंने ये कहना था कि उसके कदम वहीं रुके थे और उसने पलटकर मुझे बड़े ही गुस्से वाली नज़रों से देखा था। कहने लगा, भारती, बहुत ज़्यादा बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी, इस कार्ड को अपने पास रखो, समझी? ये कहकर वहाँ से चला गया। आज मेरे दिल को कुछ सुकून मिला था। मैंने अपने दिल की सारी नाराज़गी और सारा गुस्सा निकाल दिया था और फिर ऑफिस जाने लगी थी तो मुझे अपने कपड़ों का भी ख्याल आने लगा। इसीलिए मैं उधार की नीयत से उस एटीएम कार्ड से पैसे निकाले, बाद में उसे वापस कर दूंगी और अपने कपड़े और ज़रूरत का सामान ले आऊंगी। लेकिन जैसे ही अगले दिन मैं ऑफिस पहुंची तो बॉस ने मुझे फ़ोन से अपने कमरे में बुलाया था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने जीत को बॉस के साथ बैठा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये आदमी यहाँ भी पहुँच गया था। इसे क्या तकलीफ थी जब ये मुझसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर चुका था, तो क्यों मेरे फैसले अपने हाथ में रखना चाहता था? मुझे देखकर बॉस कहने लगा, भारती जी अंदर आइए और बैठिए। आपने बताया क्यों नहीं? आप जीत के रिश्तेदार हैं। अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको एक अच्छी जॉब दे देता। मैं उस आदमी का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। पता नहीं वो क्यों आया था, क्या जताना चाहता था? अपना एक और एहसान मुझ पर जताना चाहता था। बॉस जीत से कहने लगा, यार तुम बेफिक्र रहो, भारती को मैं बहुत कुछ सिखा भी दूंगा और एक अच्छी पोस्ट भी दे दूंगा। अगर मुझे मालूम होता कि ये तुम्हारे रिश्तेदार है तो तुम्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जीत कहने लगा, चलो अब तो पता चल गया ना, बस इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, बड़ी ही पागल सी लड़की है। बॉस कहने लगा, ज़रूर, बस तुम बेफिक्र जाओ।
जीत वहाँ से जा चुका था, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी यहाँ जॉब नहीं करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे हाथ में कोई दूसरी जॉब भी नहीं थी। बॉस ने ऑफ़िस की ही लड़की को मेरे पास भेजा, जो मुझे ऑफ़िस के काम सिखाने में मदद करने लगी। कंप्यूटर, लैपटॉप काफ़ी कुछ मुझे सिखा रही थी। लेकिन इसी दौरान मैंने दूसरी जगह भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैं चाहती थी जैसे ही मेरी कहीं और जॉब लगे, मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। एक दिन मैं ऑफ़िस से वापस आई तो सीमा मार्केट जाने के लिए तैयार थी। कहने लगी, चलो ना मेरे साथ भारती, मुझे अपने गांव जाना है और सबके लिए तोहफे देने हैं, मेरी मदद कर देना। उसके साथ मॉल में गई। उसके साथ साथ मैं अपनी भी शॉपिंग कर रही थी। एक दुकान पर मैंने एक लड़की को जीत के साथ देखा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उस लड़की की नज़रों में ना आऊं तो अच्छा है। उस लड़की को देखकर मेरे अंदर आग सी लग गई थी और ऐसा क्यों हो रहा था मैं नहीं जानती थी। लेकिन जीत मुझे देख चुका था और वो मेरे पास आ गया था। वो लड़की भी उसके साथ ही थी। वो कहने लगा, सांची ये मेरी कज़न है भारती। वो बड़ी ही खुशी से मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगी थी, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं मिलाया था। मैंने कहा, मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती, सॉरी। ये कहकर मैं सीमा के पास चली गई। उस लड़की का चेहरा उतर गया था। उसने अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे कर लिया था। जीत मुझे गुस्से में घूर रहा था। मैंने कहा, सीमा जल्दी करो यार, मुझे लेट हो रहा है। हालांकि मुझे कोई काम भी नहीं था, लेकिन मुझे जीत पर यह जाहिर करना था वो मेरे लिए कुछ भी अहमियत नहीं रखता और उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं अहमियत रखती। मैं जानती थी वो गुस्से से पागल हो रहा होगा और ये सोचकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उसकी फ्यूचर में होने वाली पत्नी को मैंने उसकी औकात दिखा दी थी। मैंने सीमा से कहा कि जल्दी करो, बाकी की शॉपिंग बाद में कर लेना। मैं उसे घसीटते हुए बाहर ले आई थी। कहने लगी, तुम्हें किस चीज़ की जल्दी थी? मैंने कहा, बस मैं थक गई हूँ, वापस चलो। मैंने सीमा को बिगड़े हुए मूड को भी नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन जैसे ही हॉस्टल आई मुझे जीत की कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाया। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस कदर बदतमीज़ी पर उतर आओगी। तुम्हें हाथ मिलाने तक की फुर्सत नहीं थी। और वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? मेरे रिश्तेदार होकर तुम इतनी बदतमीज हो। मैंने कहा, बड़ा दुख हो रहा होगा आपको ना, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपकी मोहब्बत को तकलीफ जो हुई थी, लेकिन क्या है ना मिस्टर जीत कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। उस वक्त वो गुस्से से ही सही, लेकिन मेरे बारे में सोच रहा होगा। सुबह सुबह मुझे एक और खुशखबरी मिल गई। जहां मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, वहां से कॉल आ चुकी थी। इस बार मेरा एक्सपीरियंस भी पहले से ज़्यादा था, इसीलिए मेरी जॉब लग गई थी। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नई उम्र का नौजवान था, यही कोई जीत की उम्र का होगा। उसने कहा था कि कुछ ही दिनों बाद मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी पर लग जाना है। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन मैं पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी, इसीलिए उस नौकरी के लिए भी तैयार हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अब उसके साथ हर मीटिंग में जाना पड़ता, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में उसकी क्लाइंट के साथ मिलना पड़ता था। पहले पहले तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कहने लगा, प्लीज़ आप अपना ड्रेस अब थोड़ा सा चेंज करें। इस तरह लंबा सा कुर्ता और दुपट्टा लेने से मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और मीटिंग में सामने वाली लाइन पर पर्सनल सेक्रेटरी को बहन जी टाइप का दिखना पसंद नहीं करते। मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस आदमी ने मुझे जॉब के लिए लाखों की ऑफ़र की थी और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। मैं कुछ सालों में ही जीत का सारा पैसा उसके मुंह पर मार सकती थी, इसीलिए मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और उसी की इच्छा के अनुसार मैंने थोड़ा अपना फैशन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। आप जीन्स और टॉप पहनने लगी थी, बालों को खुला भी छोड़ दिया था। इन दिनों मेरे बॉस की नज़र मुझ पर उठने लगी थी। अभी वो मीटिंग के बीच मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी मेरी तारीफें करने लगता। एक बार मैं उसके साथ मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में गई थी। मेरी नज़र जीत पर पड़ गई। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां बैठा था, बातों में बिजी था। उसने मुझे देखा था, लेकिन फौरन ही नज़र हटा ली। अब मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन अचानक ही शायद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। उसने दोबारा पलटकर मुझे देखा था। मेरा हुलिया तो पूरा चेंज था, इसीलिए शायद उसने मुझे चौंक कर देखा था। मेरा बॉस अपने क्लाइंट से बातें कर रहा था, साथ ही साथ मेरा हाथ भी पकड़े हुए था। मेरी नज़र जीत पर पड़ी तो मेरे हाथ की तरफ देख रहा था, जो कि मेरे बॉस के हाथ में था। उसका चेहरा और आंख ना जाने क्यों लाल हुए थे और वो वहां से उठकर मेरे पास आया। कहने लगा, भारती उठो यहाँ से, कौन है ये आदमी?
उसके गज़बनाक शब्दों पर मेरा दिल ज़ोर से धड़का था, क्योंकि इतने गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, जितने गुस्से में वो आज था। मेरा बॉस खड़ा होकर नासमझी से उसे देखने लगा। कहने लगा, मिस्टर आप कौन हैं? वो कहने लगा, ये मेरे रिश्तेदार है और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा। बॉस कहने लगा, देखिए मिस्टर, अभी मीटिंग में हम लोग बिज़ी हैं। आपको कोई घरेलू बात करनी है तो आप बाद में कर लेना। फिर जीत मुझसे कहने लगा, भारती, तुमने पहली नौकरी क्यों छोड़ दी और ये जॉब क्यों कर ली? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा? हम लोग मीटिंग में बिजी हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये कहना था, उसने मुझे बाजू से पकड़ा। कहने लगा, चलो मेरे साथ, आज तुम्हारा दिमाग ठीक करके रख दूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। ये सुनकर मेरा बॉस और सामने बैठे आदमी भी खड़े हो गए। कहने लगे, आप कैसे किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकते हैं? वो कहने लगा, मिस्टर, आप अपने काम से काम रखो, ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा, जीत छोड़ो मुझे। तुम कौन होते हो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले? मेरी जिंदगी है, जिसके साथ चाहे जाऊं और चाहे जहां जाऊं और चाहे जो करूं। वो कहने लगा, शट अप भारती, अगर एक शब्द भी तुम्हारी जुबान से निकला तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अच्छी दादागिरी थी उसकी। ना ही वो मुझे अपनाया था, ना ही मुझे छोड़ता था। कौन होता था वो मुझ पर हक जमाने वाला? जब मुझसे शादी ही नहीं कर सकता था तो मुझ पर रोब क्यों जमा रहा था? जी मैं आया कि उसके गुस्से का जवाब दूं, लेकिन वो जिस कदर गुस्से में था, मैं डर गई थी कि कहीं सचमुच ही वो मुझे जान से ना मार बैठे। मुझे बाहर रेस्टोरेंट से लेकर आ गया। गाड़ी खड़ी थी। फ्रंट डोर खोलकर उसने मुझे धकेलते हुए बैठाया था और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बड़ी ही फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। मैंने कहा, गाड़ी धीरे चलाओ, और मुझे मेरे कमरे में ले जाकर धकेलकर बेड पर फेंका था और मैं फौरन से खड़ी हो गई। कहने लगा, किससे पूछकर तुमने जॉब बदली है और ये क्या पहन रखा है तुमने? और वो आदमी कौन होता था तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला? बड़े गुस्से से वो मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ जो चाहूँ, और तुम कौन होते हो मुझ पर हक जमाने वाले? तभी उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था कि मैं बेड पर जाकर गिरी थी। कहने लगा, मेरी गलती थी जो मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की को समाज में चलने के लिए छोड़ दी। मुझे लगा था कि तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव समझने की कोशिश करोगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम तो बेशर्म ही हो गई। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। मैंने कहा, आपको क्या लगा मैं एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जैसा आप चाहते हैं? मुझे भी हक है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये कहकर मैं रोने लगी थी। जीत कहने लगा, अगर एक थप्पड़ और मेरे हाथ से नहीं खाना चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखो। आज तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम पर कितना हक करता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं रोई जा रही थी। घर आते ही मुझे बुआ की याद सताने लगी। कैसे उनके जाने के बाद इस आदमी ने मुझे बेसहारा करके इस घर से निकाल दिया था और मुझसे झूठ बोला था कि वो विदेश जा रहा है, बल्कि वो तो इसी घर में रहता था, बस मुझे निकालना चाहता था और अब मुझ पर रोब जमा रहा था। कुछ देर बाद जब आया तो उसके हाथ में एक डिब्बा पड़ा हुआ था, काफी बड़ा था। बेड पर पटक कर कहने लगा, पहनो इसे, आज तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ तुम्हारा। वो डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत शादी का लहंगा था। मैं तो जितनी हैरान हुई थी उतना कम था, और कहने लगा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं समझ गई थी वो मुझसे सिर्फ शादी इसीलिए करना चाहता है ताकि मुझसे अपना बदला ले सके। मैंने कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, ऐसे भी आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर कहने लगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। शादी तो मेरी तुमसे हो चुकी है। ये सुनकर मैं जितना हैरान हुई थी उतना ही कम था। मुझे अच्छी तरह से याद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहने लगा, झूठ नहीं बोला, तुम्हें याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पापा ने दुबई जाने से पहले ही तुम्हारी और मेरी शादी करवा दी थी और बुआ और फूफा से शादी से राजी थे। मैं मानता हूँ शादी की उस वक्त कोई अहमियत नहीं थी। बचपन में हम लोगों की शादी करवाई गई थी, लेकिन मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका था। तुम उस समय बहुत छोटी थी, 4 या 5 साल की थी, इसीलिए तुम्हें याद नहीं होगा। वो भी तुम पर इसीलिए बताई नहीं थी, वो भी जानती थी कि तुम हमेशा उनके पास रहोगी। मुझे भी शादी के बारे में शुरू में कुछ याद नहीं था और बुआ ने मुझे कभी बताया भी नहीं था। वो कहने लगा कि बुआ ने इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बचपन में तुम्हें इस तरह की बातें बताई जाए। लेकिन अपने मरने से कुछ दिन पहले बुआ ने मुझे कहा था, भारती के साथ पूरी रस्म रिवाज से शादी कर
करके उसे अपना लेना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, वरना मैं खुद अपने हाथों से उसे बहू बनाकर लाती। मैं चाहता तो तुमसे शादी करके इस घर में रख सकता था, लेकिन मैं चाहता था तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि तुम बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी। बात बात पर रोने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करना चाहता था। मुझे लगा शायद बुआ तुम्हें बता चुकी होगी। तुम्हारी और मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की बात की तो मैं समझ गया था कि बुआ को शायद ऐसा मौका नहीं मिला है। मेरे पास ये मौका था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं चाहता था तुम हॉस्टल में रहो, तुम्हें दुनिया के रंग ढंग को पता चले, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे बेवकूफ़ पत्नी ही मिली थी। चलो अब इसे पहन लो ताकि बुआ की आखिरी सपना भी मैं पूरा कर दूं। मैंने कहा, वो लड़की कौन थी जो आपके साथ मैंने 2-3 बार देखा था? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें अभी तक उस लड़की से प्रॉब्लम है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लड़की मेरी ऑफिस में काम करती थी, मेरी अच्छी दोस्त है और शादीशुदा भी है। उसका पति भी मेरा दोस्त है, तुम्हारी तरह छोटी सोच की लड़की नहीं है। उस लड़की से तुम्हें मिलवाऊंगा, फिर अब तुम जाओ और तैयार होकर आओ। पंडित जी कुछ ही देर में आने वाले होंगे। लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, पहले मुझे बताएं कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, या सिर्फ आप बुआ का सपना पूरा करना चाहते हैं। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगा, अभी तुम्हें प्यार का विश्वास दिलाना पड़ेगा भारती। तुम्हारा हाथ किसी अजनबी के हाथ में देखकर मैं पागल हो गया था। उसे तुम्हारे साथ देखकर मेरे सर पर खून सवार हो गया था। शुक्र करो वो मेरे हाथों से मरा नहीं, वरना मैं जी तो कर रहा था कि उसका गला दबा दूं। और खैर, बाकी की मोहब्बत मैं तुम्हें आज की रात दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में खुमारी उतरने लगी थी। उसकी ये बात सुनते ही मेरी नज़रें अपने आप ही झुक गई थी। वो हंसने लगा और कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो कमरे से जा चुका था, लेकिन उसके कुछ ही शब्द मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।